हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, परमाणु संरचना हमारा चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को जो कुछ पॉइंट है वो पढ़ाए थे, जैसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ाया था। ठीक है जी, बिल्कुल, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग और भी चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पिछली क्लास के ही अंदर मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसके बारे में बताया था। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा डी ब्रॉगली सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डी ब्रॉगली सिद्धांत। देखो, डी ब्रॉगली कहो, दा ब्रॉगली कहो, दी ब्रॉगली कहो, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, डी ब्रॉगली सिद्धांत। और डी ब्रॉगली सिद्धांत क्या कहता है? डी ब्रॉगली सिद्धांत कहता है द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बताता है? द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बताता है। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्वैत प्रकृति। ठीक है, डी ब्रॉगली थ्योरी। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली का कहना क्या है भाई? जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, वो कण और तरंग दोनों के रूप में संचरित होता है, ऐसे ही पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है, जो कण और तरंग दोनों के रूप में संचरित होता है। किसकी? पदार्थ की। ठीक है, डी ब्रॉगली क्या कहते हैं? पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है। जैसे प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों के रूप में संचरित होता है, ऐसे ही जो हमारे पास, हाँ जी, है ना, चलिए, ठीक है जी। क्या? जैसे पदार्थ की प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ऐसे ही पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है। मतलब पदार्थ जो होता है वो भी कण और तरंग दोनों का रूप प्रदर्शित करता है। ये बात किसने बताई? डी ब्रॉगली ने बताई। किसने बताई मेरे सखा? डी ब्रॉगली ने ये बात जो है वो हमारे सामने रखी है। ठीक है जी हाँ। चलो, तो हम लोग यहां पर बताते हैं। देखो, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, तरंग की प्रकृति द्वैत होती है। तरंग मतलब विकिरण, सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़ी, विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ी, उसकी प्रकृति द्वैत होती है। ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे हैं? किसके अनुसार लाडलो? डी ब्रॉगली के अनुसार। किसकी प्रकृति? जी, विकिरण के समान। विकिरण मतलब रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं। विकिरण के समान द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, पदार्थ में जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं ना, पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म कण, कौन से कण? सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कण और तरंग दोनों के गुण दर्शाते हैं।
ठीक है जी जी, ठीक है। कण व तरंग, तरंग दोनों के गुण दर्शाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कण और तरंग दोनों को। द्वैत का मतलब क्या होता है? डबल। द्वैत का मतलब क्या होता है? डबल, ड्यूल। जैसे हमारे पास फोन जो है वो कैसा है? ड्यूल सिम फोन है, जिसमें दो होते हैं, जिसके पास दो गुण होते हैं उसको कहते हैं द्वैत, ठीक है। डबल का मतलब होता है ना, द्वैत का मतलब क्या होता है? डबल, ड्यूल वाला, ठीक है। तो यहां पर हमने यही कहा कि पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कण और तरंग दोनों के गुण दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करते हैं? दो समीकरणों का उपयोग करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? बताओ, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? ये तो कण के लिए है ना भाई, कि भाई कोई कण होगा, अगर वो प्रकाश की चाल से गति करे, ठीक है, समीकरण, तो उसमें एनर्जी क्या होती है? E बराबर mc² होती है। और वहीं प्लांक की तरंग समीकरण, कि अगर कोई तरंग के रूप में कण गति करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? h न्यू। उसकी एनर्जी क्या होती है? h न्यू होती है, ठीक है, बिल्कुल। तो एनर्जी क्या हो गई? h न्यू हो गई आपके पास, है ना। ठीक है, ये दो समीकरण है ना। एक को हम कह देते हैं समीकरण नंबर एक, एक को अगर हम कह देते हैं समीकरण नंबर दो। अब एक देखो, किसी एक कण के लिए ऊर्जा तो बराबर होगी, है ना, किसी निश्चित कण के लिए एनर्जी तो बराबर होगी ना भाई। किसी कण के लिए, कण के लिए दोनों एनर्जी तो बराबर होगी ना। मतलब क्या हो गया? mc² बराबर h न्यू, mc² बराबर h न्यू, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने कहीं पढ़ा है mc² बराबर h, न्यू की जगह हमने क्या पढ़ा है? c/λ पढ़ा है। c का पक्षांतरण कर दोगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारे पास बात करें तो कण की चाल जो है वो क्या होती है? कण की चाल c बराबर किसकी होती है? v के होती है। c बराबर किसकी होती है? v के होती है। तो ये हो जाएगा mv, इसलिए mv बराबर क्या हो जाएगा? h/λ। mv को इधर ले आओ, लैम्बडा को इधर ले आओ, लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? h/mv, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भाई संवेग जो होता है, मोमेंटम जो होता है, वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इससे हमारे पास क्या बन गया? इससे हमारे पास बन गया है मोमेंटम। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या बन गया है? इससे बन गया लैम्बडा बराबर h/p, ठीक है। h आप जानते हो, p आप जानते हो, ठीक है भाई। एक ही कण के लिए एनर्जी तो बराबर ही होगी ना, अलग अलग तो होने से रही, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दिया, इक्वेशन नंबर 3 इसको कह दिया, ठीक है। और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है डी ब्रोगली सूत्र। क्या कहलाती है ये? डी ब्रोगली सूत्र कहलाती है। क्या कहलाएंगी? c बराबर v कहां से आया? बेटा हमने बताया ना कि कण की चाल जो है वो c होगी और v, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। कण की चाल c बराबर v होगी, c लिखो या v लिखो दोनों एक ही बात है। तरंग की चाल में भी तो ऐसे लिखा था, c या v के बराबर माना था उसको, बस दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, है ना। क्या किया हमने? ध्यान से देखो, डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, ऐसे पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है, उसमें भी दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है।
कैसे गुण पाए जाते हैं? दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास दोनों गुण होते हैं। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और प्लांक की जो तरंग समीकरण है उसका हमने उपयोग किया और उसके उपयोग से हमने ये सब कुछ सॉल्व किया। चलिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। चलिए तुम सर को इधर, चलिए तो रख देते हैं 100 ग्राम द्रव्यमान तथा 10 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील वस्तु का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। वेवलेंथ ज्ञात करनी है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है ना? क्या कैलकुलेट करना है? लैम्बडा कैलकुलेट करना है। वैल्यू आपके पास दी हुई है। पहले देखो, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले तो ये देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो सखा इसका क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। m की वैल्यू दी हुई है कितनी? 100 ग्राम। ठीक है, क्या इससे हो जाएगा? v की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। हमेशा ध्यान रखना, मात्रक एसआई पद्धति के ही उपयोग में लेने हैं, इसलिए क्या करोगे? 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 kg। MKS या CGS SI मात्रक उपयोग में आएंगे। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य H/mv। लैम्बडा बराबर h की वैल्यू क्या होती है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 0.1 गुणा v की वैल्यू क्या है? 10 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का इसमें भाग दोगे सेम आ जाएगा। लैम्बडा बराबर 6.625 इंटू 10⁻34 मीटर। ये उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। बोलो कोई समस्या हो तो इस क्वेश्चन में, है ना? बोलो कोई समस्या हो तो, है ना? चलिए और दे दूं न्यूमेरिकल? तैयार हम, चलो चलिए फिर रखते हैं एक और न्यूमेरिकल, है ना? क्वेश्चन है 3.6 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करो। लो, कह रहे भाग देंगे तो सेम क्यों आएगा? बेटा आपको गुणा भाग नहीं आते क्या? भाग देके देख लो क्यों आएगा सेम। भाग दोगे तो सेम ही आएगा। चलो करो इसको सॉल्व। 3.6 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। 2 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, है ना? हाँ, हालांकि 2 मिनट लगनी नहीं चाहिए, फिर भी फिर भी 2 मिनट का समय देता हूं, करो इसको सॉल्व। इसमें 2 चीजें हैं, है ना? दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। जो आप लोग ढूंढ रहे हो वो मिलेगा,
v की वैल्यू दी नहीं है, मगर आपको पता होनी चाहिए v की वैल्यू क्या है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता होगा, वही इसका दिमाग वाला पॉइंट है, ठीक है, यही दिमाग वाला पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत बढ़िया, चलो नहीं प्रमोद कुमार, कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं। बहुत बढ़िया, चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। भाई लैम्बडा दिया है कितना, 3.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, लैम्बडा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम वी। m की वैल्यू निकालनी है तो m इधर आ जाएगा, h अपॉन लैम्बडा वी। h की वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू v मतलब फोटोन। फोटोन के लिए वेग की बात करते हैं, फोटोन के लिए वेग मतलब v की बात करेंगे तो प्रकाश के वेग के समान होगा, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा तो 3 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका गुणा करके इसमें भाग दे देंगे और देखो 10 की घात -10 और 10 की घात ये 8, तो ये बचेगी 10 की घात -2। -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। m बराबर हमारे पास आ गया 6.625 बटे 36 थी 108 तो 10.8, ठीक है, और गुणा 10 की घात -32। अब एक छोटा सा काम करना, भाग देना है, ठीक है। मैं भाग इसलिए आप लोगों के सामने देता हूं ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करना सीखो, खुद प्रैक्टिस करना सीखो। पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक बार तो नहीं जा रहा, पॉइंट लगाते ही यहां पर, क्योंकि बीच में पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, अब 6 बार चला जाएगा। 6 48 का 8 का हासिल 4 और 6 एकम 6, ठीक है। अरे रे 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 6 48 और 6 एकम 6, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 1, कुछ नहीं, यहाँ से उतारेंगे 5, एक बार चला जाएगा। तो ये हो गया 0.m बराबर 0.61 इंटू 10⁻⁻32। पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाएंगे तो घात हो जाएगी 1 कम, कम करोगे तो -1 करोगे तो 33 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁻⁻33 kg, ये होगा आपके पास, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, एकदम ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो ऐसे ही हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग का। अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो तो सही आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, जैसे आप कह रहे हो सर मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन भी सही होने लग जाएंगी। अगले सिद्धांत पर बात करते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ही हाइगेनबर्ग है भाई, है ना। हाइजेनबर्ग का
कौन सा सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत। का सिद्धांत। ठीक है, इस पर बात करते हैं कि हाइजेनबर्ग अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में क्या करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग। देखो, हाइजेनबर्ग हमसे क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। हमारे पास कोई कण है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कण की कोई स्थिति है, वो ए है, बोलो मानोगे या नहीं मानोगे? बिल्कुल मानेंगे सर। अच्छा, जब कण ए स्थिति पर है तो इसका संवेग अर्थात मोमेंटम क्या होगा? बोलो, अगर कण ए स्थिति पर है तो इसका संवेग अर्थात मोमेंटम क्या होगा? बोलो बोलो, इसका मोमेंटम क्या होगा? कोई बता सकता है मोमेंटम क्या होगा? सब एक ही बात बोलेंगे, क्या कि सर मोमेंटम मतलब क्या होता है? m इंटू वी। चलो, द्रव्यमान जो भी है वो है, मगर वेग कितना है? अगर वो पोजीशन रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में वेग कितना होता है? 0। इसलिए संवेग जो है वो भी क्या होगा? 0। हाँ के ना? इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। इसका मतलब अगर इसके पास स्थिति है तो संवेग कितना होगा? 0। क्लियर? मगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कण को इस ए स्थिति से उठाकर इधर उधर ले जा रहा हूं तो इसके पास वेग है? बोलो, वेग है? वेग है तो संवेग भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो है ही इसके अंदर। मगर जब ये घूम रहा है तो क्या इसके पास स्थिति है? नहीं है सर। यही तो बात कही है हाइजेनबर्ग ने, क्या कि अगर किसी कण के पास स्थिति है तो संवेग नहीं होगा, और संवेग है तो उसके पास वेग नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर किसी कण के पास स्थिति है तो उसके पास संवेग नहीं होगा, और अगर संवेग है तो उसके पास स्थिति नहीं होगी। ठीक है, मतलब किसी कण के लिए एक निश्चित समय पर स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारण संभव संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। ठीक है, बस ये बात कही है। किसने? हाइजेनबर्ग ने। बैठ गई बात दिमाग में? बहुत बढ़िया। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी निश्चित समय पर एक कण के लिए, किसके लिए? एक कण के लिए एक साथ स्थिति तथा संवेग का निर्धारण क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। स्थिति तथा संवेग का निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी। निर्धारण, इसको थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं। यथार्थता पूर्वक संभव नहीं है, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। यथार्थता पूर्वक का मतलब समझते हो? एग्जैक्ट, एक्यूरेट। संभव नहीं है। ठीक है, अब इसका गणितीय रूप दिया भाई ने। कौन सा रूप दिया? गणितीय रूप। तो गणितीय रूप में बात करते हैं तो क्या कहा? गणितीय रूप में उसने कहा कि भाई स्थिति में एक अनिश्चितता है,
डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता है डेल पी, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो h/4 के बराबर या h/4 से बड़ा होता है, ये कहा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, देखो डेल एक्स तो हो गया स्थिति में अनिश्चितता, ठीक, मगर कहीं ना कहीं हम लोग ये बात जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं P बराबर mv होता है, जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। इसलिए डेल P बराबर डेल m डेल v होगा या नहीं होगा? कमेंट में हाँ के ना लिखो। डेल P बराबर डेल m या डेल v होगा या नहीं होगा? अगर P बराबर mv है तो डेल P बराबर डेल m डेल v होगा या नहीं होगा? डेल P क्या है? संवेग में अनिश्चितता, ठीक है, संवेग में अनिश्चितता। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलो बिल्कुल हरलाल, यही चीज मैं ढूंढ रहा था। प्रमोद बहुत बढ़िया। डेल का मतलब चेंज होना, परिवर्तन होना, अनिश्चितता। चलिए मोस्ट ऑफ ने कहा हाँ, एक दो स्टूडेंट ने कहा सर थोड़ी सी दिक्कत है, और वही दिक्कत मैं ढूंढ रहा था कि आप लोग अपना कितना दिमाग चलाते हो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ ना, आप द्रव्यमान को परिवर्तित कैसे कर सकते हो? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, किसी का भी द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका मतलब डेल P बराबर m डेल v होगा, ना कि डेल m डेल v। m डेल v होगा बेटा, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। इसीलिए समझाने के लिए मैंने गलत लिखा था, अब समझ गए? हाँ चलो, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं डेल x इंटू m डेल v, ग्रेटर देन एंड इक्वल में से इक्वल का साइन ले लें, बराबर h/4 बराबर क्या हो गया? h/4, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र हो गया है डेल x इंटू m डेल v बराबर h/4। अब हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कि सर डेल x क्या है? तो हम लोग कहेंगे स्थिति में अनिश्चितता, कण की स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। फिर हम लोग कहेंगे डेल v क्या है? कण के वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक। नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा m क्या है? तो हम कहेंगे कण का द्रव्यमान, मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान। h सबको पता है, प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, सब पता है। अच्छा, अगर यहां से डेल x का मान निकालना पड़ा तो क्या होगा? स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? h/4 m डेल v, क्योंकि इसका पक्षांतरण हो जाएगा सर। अच्छा, यहां से अगर वेग में अनिश्चितता निकालनी पड़ी तो वेग में अनिश्चितता बराबर क्या होगी? h/4 m डेल x, ये होंगे। इन पर हम अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर लेंगे, है ना। इन पर क्या कर लेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर लेंगे बस। हाँ चलिए करें। ओके चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता 0.1 एंगस्ट्रॉम है तो इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। किसमें? वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूं, 0.1 एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूं, क्वेश्चन को हल करो। कितनी देर का समय दे रहा हूं? 2 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन को हल करो, फटाफट सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी, फॉर्मूला आपको अभी बता चुका हूं। वेग में अनिश्चितता का सूत्र होता है डेल वी बराबर h/4π m डेल x। ठीक, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ है। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन यहाँ है भाई। 2 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व। खुशबू, यही तो दिमाग लगाना कि मास का मान क्या होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मास का मान देगा। चलिए, कुछ लोगों ने एकदम करेक्ट कर दिया है, एकदम सही उत्तर दिया है। चलो करें सॉल्यूशन। देखें क्या कहता है इस प्रश्न में, या क्या होता है इस क्वेश्चन में। देखो, इलेक्ट्रॉन में अनिश्चितता मतलब डेल एक्स की वैल्यू जो है ये दे है 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यही तो हुई। ठीक है, हाँ।
अब भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वही तो यहां यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कोमा m बराबर क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। कोई और कण होता तो द्रव्यमान देता। ठीक है, चलो अब क्या कैलकुलेट करना है, डेल v कैलकुलेट करना है। h/4 m डेल x। ठीक, डेल v बराबर h/4 m डेल x 0.1 इंटू 10⁻⁻10 h 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, देखो अगर घात कट करोगे तो आसान रहेगा। यहाँ से पहले इसको गुणा कर लो तो 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये घात 1 हो जाएगी। 10 की घात 34, 10 की घात 31, ये कट गई। ऊपर कितनी बचेगी 10 की घात -3। ठीक है, इसको और काट लो और कट जाएगा। 10 की घात -3 कट जाएगा, 10 की घात -10 से नीचे बचेगा 10 की घात -7। कुछ और बच रहा है? नहीं बच रहा है, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 10 की घात -7 पहले से है, प्लस का हो जाएगा 10 की घात 1 पहले से, तो 10 की घात 8 हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इन सब का गुणा करके इसमें भाग दे देंगे। गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, 314 गुणा 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 चौक 12। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे 9.1 से, 9.1। ठीक, देखो 6 5 12, 9 6 54 का 4 का हासिल 5, 9 5 45 और 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, 6 4 और 5 9, 2 4 11। देखो एक संख्या ये रही और यहाँ पर 3.14 के बाद पॉइंट था। ठीक है, तो 2 ये रहे, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, 114.296 आ जाएगा। ठीक है, और 114.296 में हम लोग भाग दे देंगे। देखो अगर इसको तरीके से देखोगे आप लोग, ठीक है, तो 3 संख्या बाद पॉइंट इधर है और 3 संख्या बाद पॉइंट इधर है, तो 3 संख्या से पॉइंट कैंसिल हो गए भाई, 1 और ये 2 पॉइंट से पॉइंट हो गए हैं कैंसिल। तो हम लोगों को सीधा भाग देना है। किसका भाग देना है? 11,496 किस में? 6,625 में। पॉइंट लगाओ, जा रहा है यहाँ लगा दो, 1,14,296, 66,000 अब भी नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब जा रहा है, अब तो जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, है ना। और फिर 7 बार चला जाएगा, हाँ 0.579 हो जाएगा, है ना। देखो कितना हो जाएगा, 0.057 इंटू 10⁸8। हम पॉइंट को 2 संख्या अगर सरकाते हैं तो डेल v हमारे पास कितना आ जाता है? 5.7, या 9 भी है चाहो तो 9 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। भाग आपको देना है। ठीक है, ये है। चलिए अगला प्रश्न दे दूं एक और, बोलो। कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, उधर एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलेगी। सही बात है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, उधर एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलेगी, मगर बाकी क्वेश्चंस के लिए जो 1.5 मिनट मिल रही है उसमें से टाइम कट करके इधर लाओगे ना, है ना। चलिए, है ना, बाकी के लिए जो टाइम कट हो रहा है, जो सीधा सिंपल क्वेश्चन है उसका जो टाइम कट हो रहा है उसमें जो 20 सेकंड ही लगे हैं, तो 1 मिनट 30 सेकंड जो मिल रहे हैं वो यहां काम आएंगे मेरे भाई। सोचो,
चलो एक क्वेश्चन और। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम है, कॉमा, कितना ग्राम द्रव्यमान है ना? जी हाँ, 40 ग्राम है। यह 45 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है, इसके वेग में 2% की अनिश्चितता है। कितनी अनिश्चितता है? 2% की अनिश्चितता है। तो वस्तु की स्थिति में अनिश्चितता, किसकी? वस्तु की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। वस्तु की स्थिति में जो अनिश्चितता है वो ज्ञात करनी है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब। चलिए, हर्षित क्या बताना है? कह रहे हैं कि राइट आंसर किसे मन है। एटम वर्ड जो है वो जॉन डाल्टन और परमाणु महर्षि कणाद। ठीक है, हाँ, वापस से 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, वस्तु का द्रव्यमान, तो डायरेक्ट लिख दूं m, कितना है? 40 ग्राम। ग्राम से तो काम नहीं चलेगा, तो 40/1000 कर देंगे। 10 से 10 0.04 kg। हाँ, 0.04 kg। ठीक है, अच्छा, वेग की वैल्यू क्या है? 45 मीटर पर सेकंड। वेग की वैल्यू क्या है? 45 मीटर पर सेकंड। ठीक, मगर डेल वी क्या है? वेग में अनिश्चितता। 45 मीटर पर सेकंड का 2%। 2% कैसे आएगा? 45 गुणा 2/100। 45 दूनी 90/100 मतलब 0.9 मीटर पर सेकंड। ये वेग में अनिश्चितता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, डेल एक्स बराबर h/4πm डेल वी। डेल एक्स 6.625 इंटू 10⁻⁻34, 4 गुणा 3.14 गुणा द्रव्यमान क्या है?
0.04 गुणा डेल वी क्या है 0.9। ठीक है, चलो पहले तो घात वात तो है ही नहीं जो सॉल्व करनी पड़े हमें, पहले तो पॉइंट को हल कर लेते हैं यार, पॉइंट बहुत दिक्कत देते हैं। देखो इसका हटाओगे गुणा में 100, इसका हटाओगे गुणा में 100 और इसका हटाओगे तो गुणा में 10। ठीक है, इसका हटाओगे तो गुणा में 1000। जो कट रहा है वो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 10 की घात 2 बच रही है, कट रही है क्या? चलो गुणा करने के लिए 10 की घात 2 हो जाएगा ये, इसको क्या लिख देंगे 10 की घात 2, तो ये बच जाएगा 32। गुणा कर देते हैं, है ना। देखो 314, 4 चौक 16, 16 निम में 144, 314 गुणा 144। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 का हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 6 5 12, 4 1 3, 6 1। ठीक है, 5 5 10 और 2 12, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और ये 4, 45 216 और 45 216 का भाग देना है हमें किसमें 6 6 2 5 में। ठीक है, किसमें 6 6 2 5 में। चलो 6 6 2 5, 45 216, 45 216.0 चला जाएगा, एक बार जाएगा 45 216, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, 0 1 1, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, 45 दूनी 90, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, हाँ 45 दूनी 90 ही तो होता है, क्या बता रहे हो? जीरो 0.4 कैसे बता रहे हो? 4 बार जाएगा क्या? 45 दूनी 90 होता है भाई, 4 बार कैसे जा सकता है इसमें? तो मैंने घटाया सही है भाई, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 3, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 बचेगा भाई। ठीक है, तो 4 बार जाएगा भाई। ठीक है, 4 बार जाएगा तो 4 छिंग 24 का 4 का हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। यहाँ से बचा 6, 13 में से 6 गया तो 7, 12 में से 8 गया तो 4, 9, यहाँ बचेगा कितना 9, सॉरी 10, 10 में से गया तो 2, ये 0, अब चला जाएगा 6 बार। ठीक है, कितनी बार? 6 बार। हाँ, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? तो ये हो गया, इसको हटा देता हूँ। तो डेल x अपने पास क्या आ गया? डेल x बराबर आ गया 0.146 इंटू 10⁻²। देखो ये 34 और ये 2 कितना बचा? माइनस का 32। मगर हम क्या करते हैं, डेल x बराबर पॉइंट को राइट हैंड साइड सरकाएंगे तो घात में 1 की कमी होगी, -1 हो जाएगा, तो -32 -1 कितना हो जाएगा? -33। -33 डेल x है तो किस में आ जाएगा? मीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये सॉल्व हो गया है। चलिए हमने जितना भी आज लिखा है उसको हम लोग नोट करेंगे। फटाफट से शुरू हो जाओ अब, चलो फटाफट शुरू हो जाओ। हाँ जी, हाँ राउंड फिगर करके जल्दी आंसर ले सकते हैं। हमारा आंसर बहुत सी बार किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा भाई, बहुत सी बार।
चलिए, अरे भाई कोई नाराज नहीं हूँ, बोल रहा हूँ नोट कर लो, जैसे ही नोट हो जाए बताना, फिर आगे अगला पेज ले लेंगे अपन लोग। नाराज क्यों होऊंगा तुमसे भाई। चलो ये तो नोट हो गया होगा, करो सॉल्व, नोट करो। चलिए, चलिएगा।
चलिएगा भाई आगे। चलिए भाई आगे। सुनील, न्यूमेरिकल को करने से ही सॉल्व होंगे, ऐसे नहीं होंगे बेटा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना। सबसे पहले ये ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो लिखो, फिर सूत्र लिखो, फिर हल करो। हाँ जी। चलो चलिए भाई, तो ये तो भाग है, ये तो हमने करा ही दिया आपको, ठीक है। हाँ चलो, तो बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।